वो चीखती हुई बड़बड़ा कर बिस्तर पर उठ बैठी। तोकीर भी उसकी चीख की आवाज से उठ गया। रुखसाना का सांस फूला हुआ था, चेहरा पसीने से तर था, आंखें सुर्ख होकर सूजी हुई थीं। वो सर तपा कांप रही थी। वो मेरी हुरिया नहीं हो सकती, वो मुसलसल बोल रही थी। तोकीर ने उसे पानी पिलाया। तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, आयतुल कुर्सी पढ़ कर सो जाओ। तोकीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसका सर दबाने लगा। जब तरह तरह के वहम जहन पर मुसल्लत हों तो ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। इस तरह खौफसदा नहीं होना चाहिए। हमारी हुरिया को कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा रखो खुदा पर। रुखसाना का सांस फूला हुआ था, उसकी घबराहट दूर नहीं हो पा रही थी। वो उखड़े उखड़े सांस के साथ बोली, मैं हुरिया के करीब गई तो वो भयानक रूप इख्तियार कर गई। मैं तुम्हें इसीलिए मना करता था कि पीरों फकीरों के पास ना जाओ। तुम्हारे जहन में उस पीर की बातें गूंज रही हैं और कुछ भी नहीं, बस अब तुम खुदा का नाम लेकर सो जाओ। तोकीर को जैसे गुस्सा आ गया था। यूनिक टाउन की खूबसूरत कोठी का कफल 6 माह के बाद खुला था। कोठी के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला साजिद बाबा दूसरे नौकरों से कोठी की सफाई करा रहा था। साजिद बाबा भी तनहा थे और उनका वो मालिक भी जो 6 माह पहाड़ी इलाके के फ्लैट में गुजरा। वो 6 माह उस कोठी में साजिद बाबा सर्वेंट क्वार्टर में तनहा रहते थे। दूसरे मुलाजमीन अपने क्वार्टर में तनहा रहते थे। दूसरे मुलाजमीन अपना काम करके अपने घरों को लौट जाते। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, साहब आने वाले हैं। साजिद नौकरों को हिदायत दे रहा था। फर्श पर पोंछा मारने वाली मुलाजमा ने करारी आवाज में कहा, 6 माह की गंदगी इकट्ठा करके सफाई कराते हो, साहब से चाबी ले लिया करो, 3 रोज बाद सफाई कराया करो। साजिद तप कर बोला, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मालिक का हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है। साहब ने कहा है कि जब वो वापस आए तो ही ये घर साफ करवाएं। तुम अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी काम करो। ये कहकर साजिद किचन के लिए बाजार से लाया हुआ सामान किचन में सेट करने लगा। उसे जुर्गाम के लिए खाना भी तैयार करना था। उसने किचन की जरूरी सफाई की और खाना पकाने की तैयारी करने लगा। वो साथ साथ खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाता रहा, बस अब इस कोठी में इस खन्नास के नापाक कदम पड़ेंगे और ये कोठी बुराइयों की आमा जगह बन जाएगी। जुआ चलेगा, शहर के गैर मुहज्जिब लोगों की दावतें होंगी और वो अपने नाजायज काम उससे करवाएंगे। जुर्गाम इन नाजायज कामों के अवज़ ढेरों पैसा फजूल करेगा। पता नहीं क्यों मैं इस घर में नौकरी कर रहा हूँ, क्यों हराम खा रहा हूँ। मुलाजमा के बुलाने पर उसने हंडिया ठाप दी और दूसरे कमरे में चला गया। क्या बात है, उसने मुलाजमा से पूछा। वो ऊपर वाला कमरा तो खोल दो, सफाई करनी है। साजिद ने हाथ लहरा दिया, नहीं, उस कमरे की सफाई नहीं करनी, उसकी चाबी साहब के पास है, वो खुद ये कमरा खोलते हैं। मर्जी है। मुलाजिमा अपने कामों में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर बाद मुलाजिम तोड़ता हुआ साजिद के पास आया। जुर्गाम साहब आ गए हैं। साजिद फुर्ती से कमरे की चीजें दुरुस्त करने लगा। दराज का छिदरे बदन वाला सांवला सा नौजवान घर में दाखिल हुआ। मुलाजमीन ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया, सवाए साजिद के। उसने हाथ हवा में लहराया और जीना फलांगता हुआ बालाई मंजिल की तरफ बढ़ा। ऑफ वाइट 3 पीस में वो ग्रेसफुल दिखाई दे रहा था। वो हमेशा पैंट शर्ट जेबतन करता था। उसे कमीज सलवार कतई पसंद नहीं थी। निचले पोर्शन के सारे कमरे खाली थे, मगर वो ऊपरी मंजिल के 2 कमरे ही इस्तेमाल करता था। एक उसका बेडरूम और दूसरा वो खास कमरा जो उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता था। उसके अपने कमरे में जाने के बाद साजिद दूसरे नौकरों से मुखातिब हुआ। उसे सलाम ना किया करो, ये तो नाम का मुसलमान है, ये क्या किसी को सलाम का जवाब देगा? ये तो खन्नास है, शैतान का दूसरा रूप। एक मुलाजिम ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। इस कदर नापसंद करते हो तो उसकी मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं देते? साजिद ने नदामत से सर झुका लिया। पता नहीं, तुम लोगों का काम खत्म हो जाए तो चले जाना, मैं साहब के लिए चाय बना दूं। दूसरे मुलाजमीन अपना काम निपटा के चले गए। मुलाजमा रूबीना से साजिद ने कहा, जब तक जुर्गाम यहाँ है वो बर्तन धोना, सफाई और कपड़े धोने का काम कर लिया करे। ये सारे काम वो अकेली ही किया करे, साहब को ज्यादा मुलाजिम पसंद नहीं है। मुलाजमा ने करारी आवाज में कहा, हर बार मुझे क्यों बताता है? 4 सालों से यही रूटीन है, मैं जानती हूँ, कल से काम पर आ जाऊंगी, आज का काम खत्म हो गया है। ये कहकर वो मुलाजमा भी चली गई। साजिद चाय लेकर जुर्गाम के कमरे में गया। उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। साजिद ने चाय मेज पर रखी। बाबा ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई मेरी गैर मौजूदगी में? नहीं साहब, परेशानी कैसी? आप हो या ना हो, मेरा रब मेरे साथ होता है, साजिद ने धीरे से कहा और कमरे से बाहर चला गया। रात के 10 बजे साजिद अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया जो कोठी से बाहर था। जुर्गाम ने कोठी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो जीना चढ़ता हुआ बालाई मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में चाबी थी। उसने अपना खास कमरा खोला। वो हॉल नुमा कमरा काफी बड़ा था। उस कमरे में पड़ा हुआ सामान इंतहाई हौलनाक और पुरअसरार था। सामने दीवार पर शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जहां से घर का लॉन और बाहर का हिस्सा दिखाई देता था। उस कमरे में सहूलत के लिए किसी किस्म का फर्नीचर मौजूद नहीं था।
दीवारों पर अलमारियां नस्ब थीं और चारों अतराफ इस तरह टेबल्स थीं जैसे कोई साइंसी लेबोरेटरी हो। इन टेबल्स के बड़े बड़े दरवाजे में न जाने क्या कुछ था। हैरत की बात तो ये थी, ये 6 माह के बाद खुलने वाला कमरा इस तरह साफ था, उसकी हर चीज इस तरह जैसे कोई बाकायदगी से इस कमरे की सफाई करता रहा हो। जुर्गाम एक मेज की तरफ बढ़ा। उस मेज पर अलग डब्बे पड़े थे जिनमें मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां थीं। उसने जानवरों की हड्डियों में से सूअर की कुछ हड्डियां ली और दूसरे डब्बे से इंसानी खोपड़ी उठाई। कमरे के वस्त में जैसे किसी ने पहले से ही आग जलाने वाला सामान रखा हुआ था। वो हड्डियां लेकर उस जगह बैठ गया जहां आग जलाने का सामान पड़ा था। लोहे की एक ट्रे थी जिसमें 4 लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं। उसने जानवरों की हड्डियां ट्रे के इर्द गिर्द जोड़ दी। उसने इंसानी खोपड़ी को अपने हाथ के ऊपर रखा और उसे लकड़ियों के ऊपर ले गया। आग खुद बहुत भड़क उठी। उसने अपना हाथ जिसमें उसने इंसानी खोपड़ी पकड़ी हुई थी आग के ऊपर किया और होंठों से तेज जुनबिश के साथ कुछ पढ़ने लगा। हर मेज पर कैंडल स्टैंड में 16 मोमबत्तियां लगी हुई थीं। चंद ही सातों में सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। कमरे में सुर्खी माइल सी रोशनी फैल गई। जुगाम ने आंखें बंद कर ली और वो कुछ पढ़ता रहा। वो चूं चूं पढ़ रहा था। कमरे के माहौल में तब्दीली होती जा रही थी। जमीन में खड़खड़ाहट सी पैदा होने लगी। जलजले की सी कैफियत में कमरे की हर चीज हिलने लगी। मगर मोमबत्तियां टेबल्स की तेज हरकत के बावजूद जलती रहीं। फिर यकदम सामने की खिड़कियों के शीशे खुल गए। भूचाल की तरह हवा का तेज झोंका कमरे में दाखिल हुआ। सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। जुर्गाम ने आंखें खोली और इस तरह गोया हुआ जैसे सामने से कोई दिखाई दे रहा है। हुरिया, विशा, ख़याम और फवाद, तुम्हें इस मावराई व सनसनाती दुनिया में खुश आमदीद। मैंने तुम्हारी मदद का वादा पूरा किया और अब मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जो चाहते हो करो। हार और जीत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी मदद की उम्मीद मत रखना। यूं समझ लो कि तुम्हारी शैतानी कुव्वतों की आजमाइश शुरू हो गई है। ये कहकर जुर्गाम ने दोबारा आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद कमरे से भूचाल की कैफियत खत्म हो गई और खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद बंद हो गए। जुर्गाम ने फातहाना मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दी। जफर अपनी पैकिंग में मसरूफ था। उसे सुबह की 9 बजे की फ्लाइट से बैरून मुल्क जाना था। मारिया उसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। उसने नाश्ता मेज पर लगाया। जफर ब्रीफ केस उठाए टेबल के पास से गुजर गया। मारिया जल्दी से उसके करीब आई। ये क्या, नाश्ता नहीं करेंगे? जफर ने अपनी हेड वॉच की तरफ देखा। नाश्ता नहीं करना, मैं लेट हो जाऊंगा। मारिया ने उसके हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। अभी सिर्फ 8 बजे हैं, आपकी फ्लाइट 9 बजे की है। मुझे रास्ते में किसी से मिलना है और एयरपोर्ट पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। जफर ने हाथ बढ़ाकर ब्रीफकेस ले लिया। मारिया गुस्से से बोली, मेरा कसूर क्या है? ना मुझसे ठीक तरह से बात करते हैं, ना घर में खाना खाते हैं। इस तरह के रवैये का क्या मतलब है? जफर भी भड़क उठा। तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारे वजूद से भाग रहा हूँ। मुझे तुम्हारी गुर्बत गवारा नहीं। सजा देने से पहले कसूर तो बताया जाता है। आखिर मैंने किया क्या है? जफर का लहजा गलूगीर हो गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तुमने मेरी बेटी विशा से बुरा बर्ताव रखा था। तुमने ये कैसे सोच लिया था कि तुम अपने आवारा भतीजे शमऊन के लिए विशा का हाथ मांगोगी? तुमने विशा से ये बात पूछी थी या नहीं? मारिया घबरा गई। उसकी जबान पर बल आ गया। तुम्हें ये बात किसने बताई? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। जफर ने अपनी आंखें मारिया के चेहरे पर गाड़ दी। मारिया नजरें चुराते हुए धीरे से बोली, मैंने उससे उसकी राय पूछी। जब उसने इनकार कर दिया तो मैंने आपसे पूछना मुनासिब न समझा। मैं जानती थी कि जो रिश्ता विशा को पसंद नहीं उसके लिए आप कभी रजामंद नहीं रहोगे। उसमें इस कदर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जहां लड़की होती है वहां रिश्ते आते हैं। मगर ये बात तो सिर्फ मेरे और विशा के दरमियान थी। आपको किसने बताया? मारिया बेगम, बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी तुम बता रही हो। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। 15 रोज के बाद वापस आऊंगा तो फिर तसल्ली से इस मामले का जायजा लूंगा। ये कहकर जफर वहां से चला गया। मारिया जहां खड़ी थी वहीं साकित होकर रह गई। शमऊन तो ये बात जफर को बता नहीं सकता, तो फिर किसने जफर को ये सब बताया? वो खुद कलामी में बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल लिया और शमून का नंबर मिलाया। शमून ने मोबाइल अटेंड किया। जी आंटी, हेलो। हेलो, आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही। मारिया भी शमून की आवाज़ ठीक तरह से नहीं सुन पा रही थी। फोन पर बहुत शोर था, जैसे वो हजूम में खड़ा हुआ बोल रहा हो। शमून अपनी जगह से उठकर थोड़ा पीछे चला गया और फिर मारिया से बात करने लगा। आंटी, मैं रेस कोर्स में हूँ। मेरे घोड़ों की रेस चल रही है। इस वक्त मसरूफ हूँ। फारिग होकर जाऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। ये कहकर शमून ने फोन बंद कर दिया। शमून वापस अपनी जगह पर बैठा और तजस्सुस से रेस देखने लगा। शमून की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दोनों
घोड़े जीत के करीब थे। वो घोड़ों में दूसरे नंबर पर थे। वो इस कदर तेज दौड़ रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो सबसे आगे जाने वाले थे। शमून और उसके साथ बैठे हुए दोस्त भी इस रेस से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक शमून के घोड़ों की हालत अजीब हो गई। वो इस तरह उछलने लगे जैसे कोई उन पर चाबुक बरसा रहा हो। वो हनहनाहट की आवाज से पिछली टांगों पर खड़े हो के अगली टांगें हवा में जोर जोर से मारने लगे। वो पूरी तरह भुभर गए थे या डर गए थे। उन्होंने आगे दौड़ने की बजाय पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों में भगदड़ मच गई। तमाशाई परेशान होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। कितने ही घोड़े जख्मी हो गए। माहिर घोड़सवार मैदान में उतर गए और सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। शमून अपने दोस्तों के रोकने के बावजूद मैदान में कूद पड़ा। दूसरे घुड़सवारों के साथ मिलकर उसने अपने घोड़ों के काबू को किया और गंभीर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। रेस अधूरी छोड़ दी गई। शमून ने घोड़े अपने मुलाजमीन के हवाले किए। ले जाओ, इन्हें किसी को बेच दो। मुझे अपने फार्म हाउस में ये घोड़े नजर नहीं आने चाहिए। मुलाजिम ने इंकसारी से कहा, सरकार, इन घोड़ों ने कितनी ही रेसें जीती हैं। ये मामूली घोड़े नहीं हैं। शमून तप कर बोला, मालिक मैं हूं या तुम? उन्हें पौने दाम में बेच दो। मैं नए घोड़े खरीदूंगा। शमून बेदिली से गाड़ी में बैठा और जल्द ही वहां से निकल गया। घर आया और धड़ाम से सोफे पर बरजमान हो गया। इसी दौरान उसे मारिया के फोन का ख्याल आया। उसने अपना मोबाइल निकाला और मारिया का नंबर मिलाया। जी आंटी, क्या कह रही थी? जफर ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है। ना जाने वो विशा कहाँ मरकब गई है। और जफर इंटेलिजेंस के ऑफिसर की तरह तफ्तीश में लगा हुआ है। विशा से तुम्हारी शादी के मुतालिक जो बात मैंने की थी वो ना जाने कैसे जफर को मालूम हो गई है। 15 रोज के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते जाते धमकी दे गया है कि मैं वापस आके सारे मामले का जायजा लूंगा। मारिया की बात पे शमून ने कहका लगाया, क्या हो गया है आंटी? ऐसे छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं। ना ही विशा ने मिलना है और ना ही हकाइक अंकल जफर को मालूम होने हैं। ख्वाह स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें। तुम दूसरे शहर में रहते हो, वरना अभी तुम्हें घर बुला लेती। कल कोई वक्त निकल कर मेरे घर आओ, मारिया ने कहा। कल नहीं, कल मेरा दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम है। शमून की इस बात पर मारिया खफगी से बोली, भाईजान और भाभी तो गांव में होते हैं, तुम शहर में अकेले रहते हो, इसलिए मनमानी करते हो। अगर भाभी तुम्हारे साथ होती तो बात करती। तू अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, मैं खुद भाभी से बात कर लूंगी। शौक से कर लें बात। मुझे उन्हें शीशे में उतारना अच्छी तरह से आता है। तुम नहीं सुधरोगे। चलो परसों आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, मारिया ने कहा। शमून ने लंबा सांस खींचा। ठीक है, आप इस कदर जोर दे रही हैं तो मैं परसों आ जाऊंगा। आज का दिन तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। दुआ करें कि कल शिकार में कोई बैड लक ना हो। फोन से मारिया के हंसने की आवाज आई। क्यों, आज क्या बैड लक हुई है? आंटी, मेरे घोड़े जीत के बिल्कुल करीब थे। अचानक डर गए और मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे, जिससे घोड़ों में भगदड़ मच गई और काफी घोड़े जख्मी हो गए। ये सूरत हाल बमुश्किल कंट्रोल हुई। शमून ने तजस्सुस से भरपूर अंदाज में मारिया को सारी सूरत हाल बताई। मारिया ने इस बात को बहुत सतही सा लिया। जानवरों का कब ज़हनी तवाज़न बिगड़ जाए क्या पता होता है। कल किसी किस्म का खतरा मोल ना लेना। कुछ नहीं होता, मैं पहली बार तो नहीं जा रहा। आपके लिए मुर्गाबियाँ लाऊंगा और पका कर भी आप ही देंगी। अच्छा बाबा, अपना ख्याल रखना। यह कहकर मारिया ने फोन बंद कर दिया।